आगे बढ़ते हैं लेसन 25 में, जिसका नाम था उत्सर्जन तंत्र। हम उत्सर्जन तंत्र की बात कर रहे थे। 25वां लेसन। मानव में उत्सर्जन तंत्र की बात कर रहे थे। इसके अंदर हमने संरचना पढ़ ली थी। आज हम इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे। हमने कल वृक्क की आंतरिक संरचना और जो नेफ्रॉन है उसकी संरचना का अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे नेफ्रॉन की क्रियाविधि का, या आप कह सकते हैं मूत्र निर्माण या नेफ्रॉन की क्रियाविधि। मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं नेफ्रॉन का, किस भाग से क्या अवशोषित होता है उसकी जानकारी लेंगे। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा। हमने कल डायग्राम बनाया था ऐसा पीछे वाले वीडियो में। यहाँ से दूरस्थ कुंडित नलिका निकलती है और यहाँ पे फिर संग्राहक नलिका बन जाती है। देखिएगा, मैंने आपको बताया यहाँ पे धमनी आती है जिसका नाम है अभिवाही धमनी, और ये जो बाहर निकलती है उसको हम बोलते हैं अपवाही धमनी। अपवाही धमनी के रूप में क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ये मैंने आपको बताई अभिवाही धमनी, ये मैंने आपको बताई अपवाही धमनी। यहाँ पे इसको मैंने लिखा बोमेन संपुट, इसको हमने लिखा ग्लोमेरुलस। इन दोनों को संयुक्त रूप में लिखा था हमने मेलपिघी काय। उसके बाद में हमने इसको लिखा था समीपस्थ कुंडलित नलिका। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रोमैक्सिलर पीसीटी बोलते हैं इसको। और ये मैंने लिखा अवरोही भुजा, और ये है इसकी आरोही भुजा। इसे हम कहेंगे डीसीटी, और ये हो गई संग्राहक नलिका। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब बोल देते हैं इसको। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से अवशोषण क्रिया जो है जो मूत्र निर्माणी क्रिया है ये कैसे होती है। मूत्र निर्माणी जो क्रिया है ये 3 प्रकार से होती है। पहला होता है प्रानिस्यंदन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्रिया होती है पहले। उसके बाद में होता है वर्णात्मक पुनरावशोषण, और इसके बाद में हम बात करेंगे तीसरी श्रावण की। 3 प्रक्रियाओं में पढ़ेंगे। आपको पता है कि इसके ऊपर जो रक्त वाहिकाएं हैं उनका जाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रक्त वाहिकाओं का जाल पाया जाता है। जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन पे रक्त वाहिकाओं का जाल पाया जाता है। ये जाल जो होता है इस प्रकार से होता है। जो शिराएं होती हैं, वृक्कीय शिराएं, वो इसमें पाई जाती है इस प्रकार से। पूरे इसके ऊपर, पूरे के ऊपर होती है ये वृक्कीय शिराएं बोलते हैं जिनको हम। इसके अलावा हमें यहाँ पे
ओस्मोलीटर की बात करते हैं, जो होता है, यहां पे मैं बना रहा हूं, इसको देखना। ये जो होता है ये 300 ओस्मोलीटर, और यहाँ पे होगा ये 600 ओस्मोलीटर, यहाँ पे होगा 900, और नीचे होगा पूरा 1200। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रानिशंदन की। प्रानिशंदन का मतलब होता है कि रक्त जो होता है वो इस अभिवाही धमनी में आता है। अभिवाही धमनी जो होती है, मैंने आपको बताया, अभिवाही धमनी की जो भित्ति होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है, जबकि अपवाही धमनी की भित्ति जो होती है कैसी होती है? पतली होती है। सबसे पहले हम मूत्र निर्माण की बात करें, मूत्र निर्माण क्या होता है, तो आप बताएंगे कि जो वृक्क होता है, यकृत जो होता है, इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा यूरिया का निर्माण किया जाता है, और जो यूरिया होता है ये वृक्क में जाता है। कहाँ जाता है? वृक्क में पहुंचाया जाता है, किडनी में, और किडनी में इसे डाल दिया जाता है पश्च महाशिरा में। किस में डाल दिया जाता है? पश्च महाशिरा में। और पश्च महाशिरा में क्या कर लिया जाता है? यूरिया को रुधिर से अलग कर लिया जाता है। यूरिया और रुधिर को क्या कर लिया जाता है? अलग अलग कर दिया जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? मूत्र निर्माण कहलाती है। दोबारा सुनिएगा, जो यकृत होता है इसकी कोशिकाओं के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया जो होता है यहाँ से वृक्क किडनी में पहुंचाया जाता है, किडनी में इसे पश्च महाशिरा में डाल दिया जाता है, और पश्च महाशिरा जो होती है इसमें से हम यूरिया और यूरिया और रुधिर को क्या कर लेते हैं? अलग अलग कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मूत्र निर्माण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि मूत्र निर्माण को 3 भागों में बांटा। जो निर्माण करेंगे वो 3 चरणों में करेंगे: प्रानिशंदन, वर्णात्मक पुनरावशोषण और श्रावण। प्रानिशंदन की बात करें तो प्रानिशंदन क्या होता है? प्रानिशंदन का मतलब होता है कि जो रक्त है, ये रक्त से कुछ आयन वगैरह जो पोषक तत्व हैं जो भी है वो पदार्थ छनकर कहाँ आ जाते हैं? बोमेन संपुट की गुहा में आ जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रानिशंदन कहते हैं। होती कैसे ये क्रिया, इस बात को देखिएगा। अभिवाही धमनी मोटी होती है, अपवाही धमनी पतली होती है। देखते रहिएगा, अभिवाही धमनी से जो ब्लड आता है वो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है, इस ग्लोमेरुलस में छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्लोमेरुलस में छिद्र। कितने व्यास के? तो आप बताएंगे 0.1 माइक्रोमीटर व्यास के। 0.1 माइक्रोमीटर व्यास के छिद्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा जो रुधिर के अंदर जो पदार्थ होता है वो छनकर कहाँ आ जाता है? बोमेन संपुट की गुहा में आ जाता है। कैसे आता है? कि इसकी भित्ति मोटी होती है तो जितना ब्लड अंदर आता है, ये पतली होती है, उतना रक्त बाहर वापस नहीं निकल पाता। जैसे कि देखिएगा, एक जो नलिका है वो इतनी मोटी है, एक इतनी पतली है, इसमें से जितना ब्लड आएगा उतना यहाँ से निकलने नहीं पाएगा, एक साथ नहीं निकल पाएगा, जिससे ब्लड जो है वो यहाँ पे इकट्ठा होगा ग्लोमेरुलस में। जैसे ही यहाँ पे ग्लोमेरुलस में इकट्ठा होगा तो इन छिद्रों के द्वारा 0.1 माइक्रोमीटर के जो छिद्र हैं व्यास के, उनके द्वारा जो ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा? इस बोमेन संपुट की गुहा में आ जाएगा। ओके, इतनी बात हुई। अब यहाँ पे होता क्या है? जो ये ब्लड आता है, अभिवाही धमनी में जो ब्लड आता है वो आता है
70 mmHg के दाब से, 70 mmHg दाब से जो ब्लड आता है वो किस दाब से आता है? 70 mmHg के दाब से आता है, जिसे हम GHP कहते हैं। क्या कहते हैं? GHP। GHP का पूरा नाम होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक दाब यानी प्रेशर। GHP इसका नाम है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। GHP दाब किसे कहेंगे? अभिवाही धमनी से जो ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस में वो दाब आएगा 70 mmHg के दाब से, और 70 mmHg के दाब से आएगा तो उस दाब को हम क्या कहेंगे? GHP कहेंगे। अब क्या होता है? 70 mmHg से दाब से रक्त आ रहा है, यहां से क्या हो रहा है? यहाँ पे इस दाब के कारण जो पदार्थ यहां से छनता है, लगभग पदार्थ छन जाता है, लेकिन जो प्रोटीन है, कोलाइडी पदार्थ है, और इसके अलावा जो रक्त के कणिकाएं हैं, रक्त कणिकाएं, ये छनकर इधर वुमेन संपुट में नहीं आ पाते। ये छनते नहीं है, तो कोलाइडी जो पदार्थ है, इन कोलाइडी पदार्थ जो यहाँ पे जो छनकर इधर नहीं आते हैं, उन कोलाइडी पदार्थ के द्वारा भी दाब उत्पन्न किया जाता है, और वो ब्लड के विपरीत होता है, यानी ब्लड को वापस भेजने के लिए होता है। जो ब्लड आ रहा है इसमें क्या होता है? जो ब्लड आ रहा है वो 70 mmHg से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे उपस्थित जो कोलाइडी पदार्थ है उस ब्लड में, वो विपरीत दिशा में क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं। कितना लगाते हैं? तो वो 30 mmHg का लगाते हैं। कितना लगाते हैं? 30 mmHg का। यहाँ पे दाब लगेगा 30 mmHg का, जो ब्लड को वापस भेजेगा। वो जो दाब होगा उस दाब को हम कहेंगे बीकोप। क्या कहेंगे? बीकोप। बीकोप का मतलब हो गया ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि रक्त कोलाइडी प्रासरण दाब। रक्त कोलाइडी प्रासरण दाब, रक्त कोलाइडी प्रासरणी दाब, ये यहां पे लगेगा बीकोप, जो कोलाइडी पदार्थों द्वारा लगाया जाएगा ब्लड को वापस भेजने के लिए। अब यहाँ पे जो रक्त का जो पदार्थ छना हुआ है, इस पदार्थ को हम बोलेंगे निस्यंद। क्या बोलेंगे? निस्यंद। और निस्यंद द्वारा भी वापस क्या लगाया जाता है? ब्लड के ऊपर दाब लगाया जाता है। ये जो दाब होता है ये लगाया जाता है 20 mmHg का। कितना लगाया जाता है? 20 mmHg का। इस दाब को हम कहेंगे CHP। क्या कहेंगे? CHP। 3 दाब की बात की है हमने। CHP का पूरा नाम होगा यहाँ पे कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सुनिएगा, यहां पे हमने 3 दाब की बात। जैसे ही अभिवाही धमनी में जो ब्लड आया तो वो किस दाब से आया? 70 mmHg के दाब से। उसे हमने क्या कहा? GHP कहा। उसके बाद में जैसे ही दाब आया तो यहां से प्रेस जो ब्लड है वो छनकर कहां जाएगा? वुमेन संपुट की गुहा में जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोलाइडी जो पदार्थ होंगे वो ब्लड पे विपरीत दिशा में क्या डालेंगे? दाब डालेंगे, जो कितना होगा? 30 mmHg का, जिसे हम क्या कहेंगे? बीकोप कहेंगे। ओके, आगे बात करते हैं। अब क्या हो गया? जो निस्यंद छनकर यहाँ पे आया है वो निस्यंद भी क्या डालेगा? ब्लड के ऊपर दाब डालेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? CHP कहेंगे। कितना होगा? 20 mmHg का होगा। अब सुनिएगा, हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो ब्लड आया वो किस दाब से आया? 70 के दाब से। और फिर विपरीत दिशा में कितने दाब लगे? 2 लगे। एक तो विपरीत दिशा में 30 mmHg का लगा, एक विपरीत दिशा में 20 का लगा, यानी 30-20 कितने हो गए? 50 mmHg का दाब इसमें से घटा देंगे। विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी कि हमें प्राप्त हुआ 20 mmHg का दाब। ये जो 20 mmHg का दाब है ये कुल दाब होता है, जिसके कारण जो ब्लड है उसमें से जो पदार्थ है वो छनकर कहाँ आएंगे?
बोमेन संपुट की गुहा में छनकर आएंगे। इसे हम कहते हैं EFP दाब। EFP का मतलब हो गया इफेसिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। इफेसिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, ये दाब टोटल हो गया। नेट जो दाब यहाँ पे लगेगा वो कितना लगेगा, 20 mmHg का लगेगा, क्योंकि 70 तो आने में लग रहा है, लेकिन 50, 30 और 20 के रूप में वापस लग रहा है। यानी कि मैं GHP में से क्या घटा रहा हूँ, बीकोप, और क्या घटा रहा हूँ, CHP घटा रहा हूँ। समझ में आया? तो ये जो हम इसमें से घटाएंगे वो क्या होगा, EFP दाब होगा। ये यहाँ पे बात की। छनकर पदार्थ कहाँ आ गया, बोमेन संपुट की गुहा में। इसे हम कहेंगे प्रानिशंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं आगे, दूसरी बात करते हैं वर्णात्मक पुनरावशोषण की। जो यहाँ पे ये निशंद आया, निशंद कहेंगे अब इसे। निशंद जो है, इसमें से जो उपयोगी पदार्थ है, जैसे कि एमिनो अम्ल है, सोडियम क्लोरीन है, आयन है, इसके अलावा यूरिक अम्ल है, यूरिया है, या मान लीजिए इसके अलावा एमिनो अम्ल है, वसा अम्ल है, ग्लूकोज है, विटामिन है, उनको अवशोषित करके रुधिर में मिला दिया जाता है। उनको अवशोषित करके रुधिर में मिला दिया जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है, वर्णात्मक पुनरावशोषण कहलाती है। अब सुनिएगा, अवशोषण की प्रक्रिया होगी कैसे, अवशोषित जो पदार्थ है इस निशंद में, जो उपयोगी पदार्थ है, वो अवशोषित कैसे होंगे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं PCT की, जिसे हमने कहा है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका, या इसे कहेंगे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। अब सुनिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं PCT में पुनरावशोषण। मैंने आपको कल बताया कि जो PCT होगी इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, ब्रश बॉर्डर पाया जाता है। तो ब्रश बॉर्डर के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो अवशोषण होगा वो 20 गुना बढ़ जाएगा। अवशोषण कितना बढ़ जाएगा, 20 गुना बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे 60 से 80% जो पदार्थ है उनका अवशोषण हो जाता है। क्या हो जाता है, निशंद के अंदर। निशंद कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे 60 से 80% जो उपयोगी भाग है रक्त में से वो अवशोषित हो जाएगा। अवशोषण 20 गुना अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जा रही हैं, PCT में सूक्ष्मांकुर पाए जा रहे हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एक मान के अनुसार वृक्कीय देहली मान, जिसे हम इंग्लिश में RTV बोल देते हैं। RTV का मतलब होगा रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू। रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू, रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू। इसमें क्या होगा, जिन पदार्थों की RTV अधिक है, जिनकी RTV क्या है, उच्च है, उनका अवशोषण 100% हो जाएगा। उनका अवशोषण क्या हो जाएगा, 100%, पूर्णतः वो क्या हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी। लेकिन जिनकी RTV निम्न है उनका अवशोषण क्या होगा, कम होगा। लेकिन RTV नेगेटिव बिल्कुल 0 है, जिनकी 0 है उनका अवशोषण होगा ही नहीं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे जो ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, इनकी RTV क्या होती है, अधिक होती है, तो ये पूर्णतः अवशोषित हो जाएंगे। इसके अलावा जो खनिज लवण है, जल है, इनकी RTV निम्न होती है, जिसके कारण इनका अवशोषण कम होगा। इसके अलावा यूरिया है, यूरिक अम्ल है, इनका 0 होती है RTV, यानी कि इनका अवशोषण नहीं होगा। तो यहाँ पे किसका अवशोषण होगा, किसका नहीं होगा, ग्लूकोज एमिनो अम्ल का होगा, खनिज लवण जल का कम होगा, लेकिन यूरिया यूरिक अम्ल का PCT में अवशोषण नहीं होगा। तो ये हमने बात की किसकी, PCT की।
पीसीटी के बारे में इतना ही। पीसीटी के अंदर सूक्ष्मांकुर होते हैं, अवशोषण 20 गुना बढ़ जाता है, 60 से 80% पदार्थों का अवशोषण होता है। अब हम बात करते हैं हेनले लूप की। हेनले लूप में अवशोषण किस प्रकार से होगा? हेनले लूप की बात करते हैं। हेनले लूप में पुनरावशोषण। हेनले लूप में दो भुजा होती है, एक तो अवरोही भुजा होती है, एक आरोही भुजा होती है। दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवरोही भुजा की। यहीं पे बात कर रहा हूं मैं, देखना। अवरोही भुजा जो होती है इसमें निषंद का 35% भाग पहुंचता है। कितना पहुंचता है? अवरोही भुजा की बात करते हैं। अवरोही भुजा में कितना परसेंट भाग? 35% भाग निषंद का पहुंचेगा। ठीक है। पहुंचने के बाद क्या होगा? यहाँ पे जो रुधिर है और जो निषंद है उनकी प्रासरणीयता क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। रुधिर निषंद प्रासरणीयता, दोनों की प्रासरणीयता है वो क्या होगी? समान होगी, जिससे यहाँ का विलयन पहले क्या होगा? संप्रासारी होगा। कैसा होगा? संप्रासारी। अवरोही भुजा में जो ब्लड है और जो निषंद है इनकी प्रासरणीयता, कोशिका से बाहर निकलना या अंदर आना, ये क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी, जिससे विलयन क्या हो जाएगा? संप्रासारी। संप्रासारी विलयन का मतलब जानते हो? कोशिका जो होती है, इस कोशिका, ये कोशिका है मान लीजिए, इस कोशिका से बाहर क्या है? जल है। तो जल और अंदर जो कोशिका रस है इनका मान जब बराबर होता है तो ना तो ये बाहर जाता है रस, न ही पानी अंदर आता है। तो इसे क्या कहते हैं? संप्रासारी विलयन कहते हैं। तो संप्रासारी जो विलयन है इसके अनुसार यहाँ पे संप्रासारी विलयन होगा, जिससे न तो कोई अवशोषण होगा न ही कुछ और, निषंद से कोई अवशोषण नहीं होगा, जल जो है वो भी अवशोषित नहीं होगा। अब होगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे ये होगा, जो यूरिया है, जो जल है, वो क्या होंगे? उनके लिए इसकी भित्ति कम पारगम्य होती है। अवरोही भुजा की जो भित्ति है वो यूरिया, अन्य लवणों, ठीक है, जल है, इनके लिए क्या होगी? कम पारगम्य होगी। और इसके अलावा, सॉरी, जल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूरिया अन्य लवण की बात कर रहा हूं। इसमें सोडियम क्लोरीन आ जाएंगे, कम पारगम्य होती है। लेकिन जल के लिए क्या होती है? अधिक पारगम्य होती है। तो इसमें क्या होगा कि जो जल है वो बाहर निकलना यानी अवशोषित होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। जल क्या होगा? इसमें से जल अवशोषित होता है और NaCl अवशोषित होता है। अब सुनिएगा, अवरोही भुजा से जल का क्या होगा? अवशोषण अधिक होगा, क्योंकि इसकी भित्ति जल के लिए पारगम्य अधिक होती है। जल जैसे ही बाहर निकल के जल किस में चला जाएगा? इन रक्त वाहिकाओं में चला जाएगा। जैसे ही इनमें चला जाएगा तो इसके अंदर यानी कि अवरोही भुजा के अंदर किसका मान ज्यादा हो जाएगा? यूरिया, अन्य लवण, सोडियम लवण का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। पानी की क्या हो जाएगी? यहाँ पे कमी हो जाएगी। पानी क्या हो जाएगा? अवशोषित हो जाएगा, जिसके कारण जो अवरोही भुजा है इसमें जो विलयन होगा वो क्या हो जाएगा? अति प्रासारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति प्रासारी। दोबारा सुनिएगा ये बात, हम बात कर रहे हैं अवरोही भुजा की। अवरोही भुजा की जो भित्ति है इसके द्वारा ये कम पारगम्य है। किसके लिए कम पारगम्य? किसके लिए है? यूरिया के लिए और अन्य लवणों के लिए। कम पारगम्य का मतलब है यूरिया इसमें से निकल के रक्त वाहिका में कम जाएगा। अवशोषण जो होगा इनका जो अवशोषण होगा वो क्या होगा? कम होगा। जबकि जल के लिए क्या होती है? अधिक पारगम्य, यानी कि जल का अवशोषण क्या होगा? अधिक होगा। जल का अवशोषण अधिक होगा तो जल की कमी हो जाएगी। जल की कमी हो जाएगी तो विलयन कैसा हो जाएगा? अति प्रासारी हो जाएगा। अति प्रासारी।
कैसे होगा, ये कोशिका है, इसमें से पानी बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे कोशिका रस के अंदर इसमें अन्य लवणों की मात्रा अधिक हो जाएगी, पानी की कम हो जाएगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, अति प्रासारी विलयन। अब सुनिएगा, यहाँ से जो पदार्थ है वो कहाँ जाएगा, यहाँ से पदार्थ किस में जाएगा, आरोही भुजा में। आरोही भुजा में क्या होगा, देखिएगा, आरोही भुजा, आरोही भुजा में क्या हुआ कि पहले तो विलयन कैसा रहा, संप्रासारी, यानी कि यहाँ पे संप्रासारी का मतलब है जो अन्य लवण, यूरिया, सोडियम, क्लोरीन और जो जल है वो क्या है, बराबर मात्रा में है। बराबर मात्रा में होने के कारण क्या है, यहाँ पे जो विलयन है वो कैसा रहेगा, संप्रासारी रहेगा। लेकिन इसकी जो भित्ति होती है, की भित्ति, इस भुजा की जो भित्ति है, इनके लिए तो अधिक पारगम्य होती है, लेकिन जल के लिए क्या होती है, कम पारगम्य होती है। कम पारगम्य होती है तो क्या होगा कि सोडियम और क्लोरीन जो आयन है, सोडियम और क्लोरीन आयन, ये क्या होंगे, यहाँ से निकल के किस में जाने लगेंगे, सोडियम और क्लोरीन आयन क्या होंगे, यहाँ से निकलने लगेंगे, और निकलेंगे तो ये कहाँ जाएंगे, इसे रक्तवाहिका में। यानी अवशोषण क्या हो रहा है, सोडियम क्लोरीन आयनों का अधिक हो रहा है, अधिक हो रहा है, यानी जल का पारगम्य क्या हो रहा है, जल का अवशोषण कम हो रहा है। इसमें मात्रा किसकी ज्यादा रहेगी, जल की, और जल की अगर मात्रा ज्यादा रहेगी तो विलयन कैसा रहेगा, अल्प प्रासनी। विलयन यहाँ पे क्या हो गया, अल्प प्रासनी, यहाँ पे कैसा था, अति प्रासारी, यहाँ पे अल्प प्रासारी। अब क्या होगा, यहाँ से जो जल है वो कहाँ, जो निस्यंद है वो कहाँ जाएगा, दूरस्थ कुंडित नलिका, डीसीटी में जाएगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, डीसीटी में जाएगा। तो डीसीटी में क्या होगा, दूरस्थ कुंडित नलिका में, कि यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन का अवशोषण जारी रहेगा। क्या रहेगा, जारी। इसमें से सोडियम आयन और क्लोरीन आयन का अवशोषण क्या रहेगा, जारी रहेगा। और जारी रहेगा तो यहाँ पे जो जल है वो मतलब कि पहले तो कम बाहर निकलता है, कम बाहर निकलता है, तो यहाँ पे जल जो रुधिर होगा, रुधिर में से सोडियम लवण और क्लोरीन लवण बाहर निकल रहे हैं, ब्लड में से निकल रहे हैं, पानी में से नहीं निकल रहे हैं। तो पानी जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे संप्रासारी होगा। कैसा होगा, संप्रासारी होगा। पानी क्या होगा, यहाँ पे संप्रासारी होगा। जल जो होगा वो कैसा होगा, संप्रासारी। जल सोडियम और क्लोरीन लवणों जो है उनका आयनों का अवशोषण जारी रहेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं संग्रह नलिका की। संग्रह नलिका में क्या होगा, जल का अवशोषण अधिक होने लगता है। किसका अवशोषण अधिक होने लगता है, जल का। जल का अवशोषण अधिक होने लगता है। जल का अवशोषण अधिक होगा तो जल बाहर निकलेगा नलिका से, रक्त में जाएगा वापिस, तो यहाँ पे निस्यंद की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। विलयन वापिस क्या हो जाएगा, अति प्रासारी विलयन हो जाएगा। और यहाँ पे जब जल का अवशोषण हो जाता है तो इसके निचले भाग से कुछ मात्रा में यूरिया वगैरह का भी यहाँ पे क्या होता है, अवशोषण होता है। संग्रह नलिका में जब जल का अवशोषण हो जाएगा तो विलयन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे संप्रासारी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये संग्रह नलिका हो गई, तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, वर्णात्मक पुनरावशोषण कहते हैं। यानी कि जो निस्यंद है उसमें से विभिन्न पदार्थों को हमने निकाल के अवशोषित करके वापस ब्लड में मिला दिया, ये क्रिया क्या कहलाएगी, वर्णात्मक पुनरावशोषण। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तीसरी बात करते हैं जो है स्त्रावण। स्त्रावण में क्या होता है, जैसे कि इस निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे कि औषधियां हैं,
यूरिया है, यूरिक अम्ल है, क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन है, रंगा सेल्स है, रंगा कोशिकाएं हैं। इनका अवशोषण नहीं होता, इनका अवशोषण नहीं होता, इनको सीधे ही जो वृक्क नलिका है इसकी गुहा में भेज दिया जाता है। किसके द्वारा? पीसीटी और हेनले लूप के द्वारा। पीसीटी और हेनले लूप के द्वारा इन पदार्थों को सीधे ही वृक्क नलिका की गुहा में भेज दिया जाता है। इसे नलिकीय स्त्रावण भी कहते हैं। तो ये हमने बात की नलिकीय स्त्रावण की। यहाँ पे जब संग्रह नलिका में जल का अवशोषण हो जाता है, इनको कहाँ भेज दिया जाता है? इनको जब वृक्क नलिका की गुहा में भेज दिया जाता है, तो उसके बाद में जो यहाँ पे संग्रह नलिका में जो पदार्थ बचता है, जो तरल बचता है, उसे हम क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं। और प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का त्याग जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके द्वारा किया जाता है। तो ये हमने आज बात की मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। अब हम यहाँ पे एक बात करते हैं इनकी कि ये ओस्मोलेलिटर क्या होता है। ओस्मोलेलिटर, इसका मात्रक ये होता है, इसे ओस्मोलेलिटर बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ओस्मोलेलिटर, जिसे हम MOSMOIL से डिनोट करते हैं। ओस्मोलेलिटर, इसका मतलब होता है किसी कोशिका और बाह्य पदार्थ के बीच में जो जल का संतुलन है, कितना जल बाहर निकला है, कितना जल अंदर निकला है, अंदर आया है, इसका जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? ओस्मोलेलिटर। यहाँ पे पानी किस प्रकार से बाहर निकलेगा, कितना अंदर जाएगा, कितना बाहर निकलेगा, कितने पानी का अवशोषण होगा, कितने का नहीं होगा, वो जो अनुपात है उसको ओस्मोलेलिटर कहते हैं। तो ये जो दूरी है, इस दूरी के बीच में 600, इससे ऊपर जो है वो 300, और इसके बीच में 900, नीचे यहाँ पे मतलब यहाँ की मानिए आप बात, इससे नीचे जो 1200 ओस्मोलेलिटर पानी है उसका अवशोषण होता है। यानी कि सबसे ज्यादा पानी का अवशोषण निचले भागों में होता है, उससे बीच में उससे कम बीच वाले भाग में, उससे कम इस भाग में, और उससे कम ऊपर वाले भाग में। यानी पानी का जो अवशोषण है वो सबसे ज्यादा इसे नेफ्रॉन के निचले भागों में, निचले नलिकाओं में होता है, नलिकाओं के निचले भाग में अधिक होता है। ये यूनिट दे रखे हैं यहाँ पे, इसीलिए 1200, 900, 600 और 300 ओस्मोलेलिटर बोलते हैं। इसको ध्यान रखना, ज्यादा इसके बारे में कुछ है नहीं इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा क्या? मूत्र निर्माण की क्रियाविधि।